एसएसबी इंटरव्यू में 70% से ज़्यादा कैंडिडेट स्क्रीनिंग में आउट हो जाते हैं और कारण है छोटी छोटी गलतियां। आज के इस वीडियो में कैप्टन एसके सिंह सर से जानेंगे कि स्क्रीनिंग पार्ट के ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में किन किन पॉइंट्स के लिए आपके नंबर काटे जाते हैं और स्क्रीनिंग की मार्किंग स्कीम डिटेल में समझकर आप अपनी अगली एसएसबी में एटलीस्ट स्क्रीनिंग में तो आउट नहीं होंगे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज TS45, एफकैट, CDS और अलग अलग डायरेक्ट एसएसबी एंट्रीज के कैंडिडेट्स के लिए जिनकी एसएसबी अगले कुछ वीक्स में शेड्यूल्ड है। मेजर कल्ची क्लासेस में एसएसबी इंटरव्यू की ऑनलाइन क्लासेस जोर शोर से चल रही हैं। ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बन आप रिटायर्ड ऑफिसर्स की गाइडेंस में स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, GTO और पर्सनल इंटरव्यू की पुख्ता तैयारी कर एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड हो ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हमने ऑफलाइन क्लासेस की सभी फीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस में ट्रांसफ़र कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई-नोट्स, यूनिट टेस्ट, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर जैसे फीचर्स से आप घर बैठे एसएसबी इंटरव्यू की पुख्ता तैयारी कर पाते हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें MKC ऑनलाइन कोर्स फॉर एसएसबी इंटरव्यू। विजिट majorkulchiclasses.com या कॉल करें 9696330033। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आखिर स्क्रीनिंग पार्ट को कैसे क्लियर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में और आमतौर पे छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड आउट हो जाते हैं। एसएसबी की पूरी प्रोसेस दो भागों में बांटी जाती है। पहला फेज़ होता है बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा फेज़ होता है स्टेज 2 जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग और इंटरव्यू की प्रोसेस होती है। पहले दिन स्क्रीन्ड आउट होने वाले कैंडिडेट्स वापस पहले ही दिन भेज दिए जाते हैं, जबकि रिकमेंड होने वाले कैंडिडेट्स या स्क्रीन इन होने वाले कैंडिडेट्स आगे की प्रक्रिया के लिए रोके जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है यह समझा जाए कि बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। देखो, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट की शुरुआत हुई थी 1998 में। पहली बार इस प्रक्रिया को सिलेक्शन बोर्ड में शामिल किया गया था। यह एक छटनी प्रक्रिया होती है। जितने भी कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं उनमें से सिलेक्शन बोर्ड अपनी रिटेंशन कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यह तय करना चाहेगा कि कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो हमारे आने वाले दिनों में हमारी अपेक्षा के अनुसार काम कर सकते हैं। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेज। वन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट। अब देखो, इस रीजनिंग टेस्ट में 2 सेट बनाए जाते हैं। वर्बल रीजनिंग जो होती है उसको सेट A कहा जाता है। नॉन वर्बल रीजनिंग सेट जो होता है वो सेट B होता है। कैंडिडेट्स को 20-20 मिनट का सामान्य टाइम दिया जाता है। यह टाइम वेरी करता है कौन सा सेट उनको मिला है। कोई फिक्स टाइम इस तरीके का नहीं है कि 20 मिनट ही दिया जाएगा, मगर अंदाजन ज़्यादातर सिलेक्शन बोर्ड्स में 20 से 25 मिनट के बीच में आपको समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी अराउंड 50। 50 क्वेश्चन सेट A में होंगे और 50 क्वेश्चन के आसपास सेट B में होंगे। फिर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यह कोई फिक्स नंबर नहीं है। DIPR के द्वारा जो सेट तैयार किए जाते हैं। अब ये DIPR क्या होता है भाई? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी वर्किंग अंडर DRDO और जितना भी टेक्निकल असिस्टेंस सिलेक्शन बोर्ड को चाहिए होता है वो DIPR देता है। ये वर्बल और नॉन वर्बल के जो सेट होते हैं ये भी DIPR के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। ये 55 हो सकते हैं, ये 45 भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे सेट भी हैं जिनमें 60 क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं। जो आप परफॉर्म करेंगे इसके अंदर जितने प्रतिशत आपको नंबर मिलने वाले हैं उन नंबर से आपको फिर एक ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग प्रदान की जाती है। ये जो रेटिंग है ये कंप्यूटर जनरेटेड रेटिंग होती है, मैनुअल रेटिंग नहीं है ये, जिसके लिए 2 फैक्टर बहुत जरूरी हैं। वन इज
व्हाट इज योर मेंटल एज, यानी कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वो जरूरी है। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी एक्चुअल एज पता की जाए। एंड द फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर OIR इज योर मेंटल एज डिवाइडेड बाय योर एक्चुअल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से किसी भी यंगस्टर का OIR निकाला जा सकता है। ये जो OIR ग्रेडिंग होती हैं, ये आपको 5 ग्रेडिंग दी जाती हैं। OIR 1 इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी यंगस्टर, whereas OIR 2 is excellent level of performance of a youngster. OIR 3 is very good level of performance of any youngster. अब इसके नीचे OIR 4 और OIR 5, OIR 4 का मतलब एक्सेप्टेबल यानी कि काम चलाऊ, बहुत अच्छा नहीं है ये कैंडिडेट, और OIR 5 यानी कि एक एवरेज से नीचे लेवल का परफॉर्म करने वाला कैंडिडेट। तो हमेशा ध्यान रखिए, OIR आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी करिए। OIR 4 और 5 जनरली स्क्रीन्ड इन नहीं किए जाते हैं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। लास्ट में बिल्कुल बताएंगे कि रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है, मगर अभी जिस चीज की जरूरत है वो ये कि आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, पहली गलती तो यही समझ में आती है कि लोग रीजनिंग के क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके जाते हैं, वो सिर्फ नरेशन या सिर्फ स्टोरी लिखने के ऊपर ही रिलाय करते हैं, जिसकी वजह से आपका नरेशन अच्छा होने के बावजूद आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं। आपकी लैंग्वेज पे कमांड होती है, उसके बाद भी कोई स्क्रीन आउट हो जा रहा है क्योंकि उसका इंटेलिजेंस रेटिंग अच्छा नहीं है। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सभी कैंडिडेट्स को। सेकेंड फेज ऑफ दिस टेस्ट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इस टेस्ट में 3 अलग अलग चीजें होने वाली है। पहला, 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। यह पिक्चर थोड़ी सी ब्लर होती है, यानी कि हैजी होती है, धुंधली होती है। धुंधली करने का जो मेन कारण है वो क्या है? जो पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं सिलेक्शन बोर्ड में, उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? ऑब्जर्वेशन सीन। दूसरा होता है परसेप्शन सीन, और तीसरा होता है इमेजिनेशन सीन। हालांकि इन तीनों का जो मिक्सचर देखने को मिलता है वो TAT में देखने को मिलता है। यहां पर इस टेस्ट का नाम खुद ही परसेप्शन है, तो इसलिए परसेप्शन की ही बात की जाएगी। फर्क क्या होता है तीनों प्रकार के जो सीन होते हैं? ऑब्जर्वेशन सीन वो होते हैं जिसमें पिक्चर अपना मैक्सिमम मैसेज आपको खुद कन्वे कर देती है, और जब पिक्चर को देख करके इंटरप्रिटेट करना होता है, एक कहानी बनानी होती है, काल्पनिक कहानी, तो उस कहानी के लिए बड़ा योगदान पिक्चर खुद आपको दे देती है। मैक्सिमम मैसेज पिक्चर खुद कन्वे कर रही है आपको। वेयरएज परसेप्शन सीन वो होता है जहां पर आधा मैसेज अंदाजन पिक्चर से आपको कन्वे किया जाता है और आधा आपको खुद इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, यानी कि दोनों का जो योगदान होगा वो आधा आधा हो जाएगा। और इमेजिनेशन सीन वो सीन्स होते हैं जहां पर पिक्चर अपना मिनिमम मैसेज कन्वे करती है आपको, और मैक्सिमम आपको खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होना होता है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा, इमेजिनेशन सीन का सबसे साधारण
एग्जाम्पल जो एसएसबी में देखने को मिलेगा आपको वो होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की जो लास्ट स्लाइड दिखाई जाती है आपको, ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड यानी कि इट इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, राइट। अभी यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहे हैं। परसेप्शन के लिए यहां जो प्रोसेस ध्यान में रखा जाएगा ब्लर करने के लिए पिक्चर को, पिक्चर दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, जो पिक्चर में बैकग्राउंड दिखाया जाता है, और दूसरा जो एक्शन उसमें दिखाया जा रहा है। इसको एक्शन भी कह सकते हैं या सिचुएशन भी कह सकते हैं, जो सिचुएशन उसमें दिखाई जा रही है। एक दूसरी जो बड़ी गलती आप करते हैं वहां पर, स्टोरी लिखते समय आप अपने स्टोरी को दोनों से रिलेट नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट में कम से कम आपको स्टोरी बहुत बहुत नजदीक रखनी है बैकग्राउंड और सिचुएशन जो आपको दी गई है उसके। आपकी कहानी पढ़ने के बाद ज्यादातर ऐसा लगता है कि यह प्री कंसीव्ड स्टोरी थी, यह प्री कंसीव्ड आइडिया था, जिसका बैकग्राउंड और सिचुएशन गिवन टू यू से कोई लेना देना नहीं था। आगे चल करके डिस्कशन में आपको दिक्कत आएगी अगर इस तरीके की चीजें आप करते हैं। आपको हमेशा पिक्चर को जितना नजदीक रखेंगे अपनी स्टोरी में, उतना आपको डिस्कशन में एडवांटेज होगा अपने ग्रुप मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए। तो अभी तक जो हमने बात की है उसमें दो चीजें समझ में आई। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट, बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टोरी को हमेशा बैकग्राउंड और सिचुएशन के साथ रिलेट करके लिखना है, उससे ज्यादा बाहर ले जाने की कोशिश ना करें। हालांकि यह स्टोरी पढ़ी नहीं जाती है आमतौर पर सिलेक्शन बोर्ड में, जो आप नैरेट करते हैं उसी नैरेशन के आधार पर आपकी कहानी को मान लिया जाता है। इतना समय नहीं होता है इतने कैंडिडेट्स की स्टोरी पढ़ ली जाए, तो जो आप नैरेट करते हैं उसी नैरेशन के आधार पर आपकी कहानी तय की जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर अब जो काम करेगा आपके लिए वो होता है नैरेशन। नैरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ज्यादा फंबल ना आए आपकी बातचीत में, बार बार अटक के बात ना करिए, एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें, आवाज को थोड़ा लाउड और क्लियर रखें, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बोलते हैं। जब भी आप स्टोरी को नैरेट करते हैं तो आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए आप बात कर रहे हैं, और आपके ग्रुप मेंबर को आपकी ही बताई हुई स्टोरी अगर ना समझ में आए तो ये नैरेशन एक अच्छा नैरेशन नहीं माना जाएगा। यू नीड टू बी लाउड एंड क्लियर, कॉम्प्रेस्ड, एकदम मुद्दे की बात करिए, जो आपकी कहानी का सार है। पूरी कहानी को इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश नैरेशन में नहीं करनी चाहिए, इतना समय नहीं है आपके पास। जब आप घर पे तैयारी करेंगे तो कोशिश किया करिए कि आपकी कहानी 45 सेकंड से 1 मिनट के बीच में कहीं खत्म हो जाए। नैरेशन में सबसे पहले आप ये बताया करिए कि कितने कैरेक्टर्स आपको दिखाई दिए, उनका जेंडर क्या था, मूड क्या था, अप्रॉक्सीमेट एज क्या थी उन लोगों की, और उसके बाद उसमें एक्शन क्या था। तो जो ऊपर आप बॉक्स में भरते हैं उसको डिस्क्राइब करना आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद अपनी कहानी को बताइए कि मेरे मेन कैरेक्टर का नाम जो भी है वो आप कैरेक्टर का नाम बता करके और कहानी को कॉम्प्रेस्ड वे में क्लियर तरीके से नैरेट किया करें। नैरेशन करते समय जो स्टोरी आपने लिखी है
अगर उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 25 से 30% अंदाजन आप अपनी कहानी को बदल सकते हैं, या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं नरेशन करते समय, क्योंकि यह कहानी पढ़ी नहीं जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट्स को कहानी लिखने के बाद जब वहां पे ब्रेक मिलता है तो उस ब्रेक में दूसरे कैंडिडेट से जब आप बात करते हैं तो एहसास होता है कि मेरी कहानी में थोड़ा ये कमी रह गई, या आपको ऐसा लगता है कि खुद से रियलाइज किया कि भाई हाँ जी ये कहानी में मेरे कमी रह गई है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए अगर बीच में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फील फ्री टू दैट। नरेशन के बाद जो जरूरी चीज है, योर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में बहुत बड़ी समस्या लोगों के साथ यह होती है कि जी अपनी बात रखना है और अपनी बात को वो समझाते चले जा रहे हैं। आप अपनी बात को लॉजिकल समझाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेप्टेंस लेवल किसी यंगस्टर के अंदर दिखता नहीं है। भाई आपका ग्रुप है, अगर किसी ने कोई अच्छी कहानी लिखी है, आप उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट करना यह भी एक अच्छे ग्रुप मेंबर की क्वालिटी होती है। तो हमेशा कोशिश किया करो ग्रुप में दूसरों की बातों को, जितनी अपेक्षा आपको अपनी बातों की सुनाने की होती है, जैसे आपको लगता है कि जिस इंटरेस्ट के साथ दूसरे लोग आपको सुने, उसी इंटरेस्ट से आप दूसरों को भी सुना करेंगे। एक कहावत होती है ना, बिसाइड्स बीइंग अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ कीन लिसनर। तो एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता होना बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी यंगस्टर के अंदर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। और डिस्कशन में यह नहीं कि आप सिर्फ सुनते जा रहे हैं लोगों को, आप अपनी बात रखिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसके बगैर तो काम भी नहीं चलेगा, मगर आप अपनी बात को इफेक्टिवली रखिए, लॉजिकली प्रूव करिए, पिक्चर से कोरिलेट करके प्रूव करिए और दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां आप करते हैं, जिसमें से वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो शुरू में हमने बात की थी, आपका OIR अच्छा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टोरी को आप बैकग्राउंड से ज्यादा बाहर ना ले जाएं, एक्शन या सिचुएशन जो आपको दी गई है उससे ज्यादा बाहर ना ले जाएं। तीसरी जरूरी चीज है, नरेशन बहुत क्लियर और कॉम्प्रेस्ड रखें। चौथी चीज है, डिस्कशन में ग्रुप के इंटरप्टर ना बने, यानी कि डिस्कशन में अपना एक्सेप्टेंस लेवल जरूर दिखाएं, लोगों की बात को हमेशा अच्छे ढंग से स्वीकार करें। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, क्योंकि डिस्कशन में लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। आपको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी तरीके से, और फिर आप बोले चले जा रहे हैं, विच बिकम समटाइम इलॉजिकल, समटाइम यू कीप रिपीटिंग पॉइंट्स। वो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने बात कह दी, दूसरों ने सुन लिया है, उसके आगे बढ़ाइए ग्रुप डिस्कशन को। और जितना आप ग्रुप बिल्डर का रोल प्ले करते हैं, यानी कि ग्रुप को बना के रखते हैं, उतना ही आपको फायदा होता है आगे चल करके स्क्रीनिंग इन होने के लिए। अब इसमें से ज्यादा बड़ी जो भूमिका रहती है आपके बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट में रिकमेंड होने की, वो होती है आपके OIR और आपके नरेशन की। तो दो चीजों पर विशेष ध्यान रखा करें। उसके बाद डिस्कशन में आप इंटरप्ट ना करें अनवांटेड ग्रुप को, इसका ध्यान रखिए। ये तीन चीजें अगर आपकी अच्छी है तो ऑन एवरेज आप स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से आपका रिजल्ट तय किया जाता है स्क्रीनिंग के अंदर। अब देखिए आपके सामने ये जो पिक्चर है, इस पे
मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है। यह आपका OIR है। जब आप दोबारा आते हैं टेस्टिंग हॉल में नरेशन के समय, उस समय 3 असेसर आपके सामने होते हैं, GTO, डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड और साइकोलॉजिस्ट। अब इसमें से अगर किसी कैंडिडेट का OIR 1 है, देखो OIR की क्या अहमियत होती है। अगर किसी का OIR 1 है और उनको 2 असेसर मना कर दे रहे हैं, N फॉर नो, D फॉर डाउटफुल एंड Y फॉर यस। अभी देखो इस कैंडिडेट को 2 लोगों ने मना किया है और एक असेसर ये कहते हैं कि ही इज डाउटफुल, ही इज नॉट वेरी गुड बट ही इज डाउटफुल, देन ऑल्सो दिस कैंडिडेट विल बी रिकमेंडेड इन स्क्रीनिंग। OIR 1 को स्क्रीनड आउट करने की कोशिश नहीं की जाती है। सिलेक्शन बोर्ड हमेशा चाहेगा कि OIR 1 कैंडिडेट हमेशा स्क्रीन इन हो, अनलेस वो खुद से कमिटेड नहीं है कि जी मुझे रिकमेंड ही नहीं होना है। ओनली 1 assessor is giving him doubtful, rest 2 are saying no, even then he is recommended, even then he is screened in. OIR 2, a candidate is of excellent level of IQ, but he needs at least 2 doubtful and 1 no. अगर यहां पर एक असेसर उनको मना भी कर दें, लेकिन 2 लोग अगर डाउटफुल भी कह देते हैं तो भी वो आराम से रिकमेंड हो जाते हैं। OIR 3, all 3 assessors need to give him doubtful। तीनों को कम से कम डाउटफुल देना है, इनके लिए नो का चांस नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि OIR 3, ये लिखित रूप से कोई ऐसा नहीं है, मगर कई बार ऐसा होता है कि OIR 3 का नरेशन बहुत अच्छा हो गया है, एग्जेम्पलरी नरेशन, और असेसर ने उनको यस दे दिया। उसके बाद प्लॉट ऑफ स्टोरी बहुत अच्छी नहीं थी, वहां पर साइकोलॉजिस्ट डाउटफुल थे या नो कर दिया उन्होंने, तो एक यस मिला है और एक डाउटफुल मिला है, तो भी OIR 3 को स्क्रीन इन किया जाता है अगर नरेशन एग्जेम्पलरी है तो। OIR 4, अब ये एक्सेप्टेबल लेवल है, यहां तक देखो अच्छे लोग थे, अब इसके बाद ये काम चलाऊ लोग हैं, तो यहां पर यस चाहिए एक असेसर के द्वारा, और दो जो असेसर्स हैं वो कम से कम इनको डाउटफुल दे, और इनके साथ ये सुविधा नहीं होगी कि अगर किसी ने यस दे दिया या 2 लोगों ने यस दे दिया और तीसरे ने नो दे दिया है तो ये स्क्रीन इन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हर हालत में स्क्रीन आउट हो जाएगा अगर किसी भी असेसर ने इसको नो कर दिया। OIR 5, जैसे OIR 1 को किसी भी हालत में रोकने की कोशिश की जाती है सिलेक्शन बोर्ड में, सिलेक्शन बोर्ड कभी नहीं चाहता कि OIR 1 कैंडिडेट स्क्रीन आउट होकर के जाए, ऐसे ही OIR 5 को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है अनलेस कोई मिरेकल ना हो जाए। OIR 5 को हर हालत में तीनों असेसर्स के द्वारा यस का रिमार्क चाहिए होगा अगर उनको स्क्रीन इन होना है। तो यहां से भी एक बात तो तय हो गई कि OIR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर आई विल से यू, बहुत लोगों के अंदर यह गलतफहमी भी होती है कि जो OIR होता है ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए ही यूजफुल होता है, ऐसा नहीं है। आप जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो भी आपका
ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR का महत्व बहुत होता है। आपको फाइनल रिकमेंडेशन में OIR बहुत बड़ी मदद करता है। जिनका OIR अच्छा होता है, मोर ओवर OIR 1 और 2 फाइनली रिकमेंड होते हैं। OIR 3 अगर डिस्कशन में चला जाता है तो ऐसे केसेस को 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया जाएगा। अगर OIR 1 डिस्कशन में जाता है तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स उसके रिकमेंड होने के चांसेस होते हैं। प्रैक्टिस अच्छी करिए, खास करके आपके OIR नरेशन की। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। और ग्रुप बिहेवियर अच्छा रखिए, आपके स्क्रीनिंग इनके चांसेस बेहतर रहेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। सेना में अधिकारी बनने के लिए SSB इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी एनहेंस करें अंडर द गाइडेंस ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स। फुल्ली इक्विप्ड एंड स्पेशियस GTO ग्राउंड। OIR, PPDT, साइकोलॉजी, GTO और पर्सनल इंटरव्यू की कंप्लीट और थोरो प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन मेजर कल्ची क्लासेस।